कपीस श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो यूपी कंसोलिडेशन एक्ट 1953 की धारा 49 से संबंधित है। सेक्शन 49 जो कहता है बार टू सिविल कोड्स। तो इस सेक्शन को समझने से पहले बेसिक रूप से हमको समझना पड़ेगा कि जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर सामान्यतः आप समझते हैं कि रेवेन्यू लॉ जो यूपी रेवेन्यू कोड है वो लागू होता है, लेकिन कुछ समय के लिए चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत ऐसी जमीनें आती हैं और एक खास पर्पस के लिए, ताकि जो टुकड़ों में खेत बटे हुए हों उनको कंसोलिडेट करके उनका चकमार इत्यादि दे के एक व्यवस्था जो एक फॉर टाइम बीइंग के लिए विधि ऐसी एक व्यवस्था करती है कि उस दौरान चकबंदी अधिनियम लागू रहेगा। तो ये चकबंदी अधिनियम जो है लागू होने से पहले सेक्शन 4(2) में एक नोटिफिकेशन होता है, विज्ञप्ति जारी की जाती है। तो जैसे ही ये विज्ञप्ति जारी होती है वो चकबंदी अधिनियम का प्रभाव शुरू हो जाता है और चकबंदी न्यायालय कार्य करना शुरू कर देते हैं, जो राजस्व न्यायालय या कुछ मामलों में भी जहां सिविल कोर्ट का भी जुरिडिक्शन है उनके जुरिडिक्शन समाप्त हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया धारा 52 का प्रकाशन तक चलती रहती है। धारा 52 का प्रकाशन का मतलब यह है कि जब धारा 52 के अनुसार प्रकाशन कर दिया जाता है तो वहां पे चकबंदी समाप्त हो जाती है। तो किसी भी एक गांव में या एक एरिया में चकबंदी एक टाइम पीरियड के लिए चलती है। धारा 4(2) के प्रकाशन पे शुरू होती है और धारा 52 के प्रकाशन के समय समाप्त हो जाती है। तो सेक्शन 49 ये व्यवस्था करती है कि इस दौरान यानी धारा 4(2) के प्रकाशन के शुरुआत से और धारा 52 के प्रकाशन के बीच में जबकि चकबंदी अधिनियम लागू है तो कोई भी सिविल न्यायालय या राजस्व न्यायालय किसी नए वाद को ग्रहण नहीं करेंगे। तो जो एडजुडिकेशन ऑफ राइट्स होना है किसी लैंड एंड डिस्प्यूट को लेके, वो एडजुडिकेशन ऑफ राइट जो है वो करेगा चकबंदी न्यायालय। तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो इसको स्पष्ट करने के लिए इस धारा में प्रावधान कर दिया गया है कि जब चकबंदी न्यायालय कार्य कर रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय या राजस्व न्यायालय कार्य नहीं करेंगे। और यदि ऐसा कोई वाद दाखिल हो जाता है गलती से और सिविल न्यायालय या राजस्व न्यायालय कोई उसमें ऐसा आदेश कर देती हैं तो ये आदेश शून्य माना जाएगा, अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा, कानून के विपरीत माना जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि ये धारा 49 जो है लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बार बार जो भी लोग रेवेन्यू की वकालत करते हैं वो सुनते हैं कि सेक्शन 49 से कोई केस बार कर रहा है। तो उसका मतलब यही है कि अगर चकबंदी अधिनियम लागू है तो उस समय राजस्व न्यायालय के भी कोई मुकदमा है वो बार कर जाएगा, या सिविल कोर्ट में भी कोई नया मुकदमा दाखिल हो जाना है तो सिविल कोर्ट भी मना कर देगी कि इस बात को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। इसी का एक करस्पॉन्डिंग सेक्शन है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, सेक्शन 5 सब क्लॉज 2, जो ये कहता है कि जो पेंडिंग केसेस हैं, ये एक बहुत वाइटल डिफरेंस है सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 और सेक्शन 49 में। तो सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 जो पेंडिंग केसेस हैं सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट्स में उनको अबेट करने की प्रक्रिया बताता है। वो कहता है कि जब चकबंदी न्यायालय कार्य करना शुरू कर देंगे तो ऐसे पुराने मुकदमे जो हैं राजस्व न्यायालय या सिविल न्यायालय में है वो अबेट कर दिए जाएंगे। और धारा 49 उसके उलट ये बताता है कि राजस्व न्यायालय या सिविल न्यायालय कोई ऐसा नया वाद नहीं ग्रहण करेंगे। तो ये एक बहुत माइनर और बहुत वाइटल डिफरेंस है जिसको समझना बहुत आवश्यक है। उसके बाद जैसा कि कोई भी सेक्शन एब्सोल्यूट नहीं होता है तो सेक्शन 49 भी अपना कुछ एक्सेप्शन बताता है। सेक्शन 49 में ही ये एक अपवाद दिया गया है कि अगर कोई सार्वजनिक भूमि गांव सभा की भूमि है तो उसका अगर कोई अतिक्रमणकारी है तो उसको हटाने के लिए अगर 122(b) में कोई प्रक्रिया सरकार लाती है या कोई प्राइवेट व्यक्ति शिकायत करता है तो उस प्रक्रिया को इस आधार पे नहीं रोका जाएगा कि इस समय चकबंदी अधिनियम लागू है, क्योंकि 122(b) अब समाप्त हो गया है। यूपी JDN-LR एक्ट अब डिलीट कर दिया गया है तो उसके करस्पॉन्डिंग सेक्शन 67 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड में दिया गया है तो वो लागू होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई सार्वजनिक भूमि है, गांव सभा की भूमि है तो और कोई अतिक्रमण कर रहा है, उस पर इलीगल पोजीशन किया हुआ है तो उसको हटाने की कार्रवाई, अगर रोकने का कोई कार्रवाई शुरू होती, कोई वाद लाया जाता है तो वो इस कारण से बार नहीं किया जाएगा।
तो धारा 49 चकबंदी अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्रश्न उठाए जाते हैं, तो इसको समझना आवश्यक था। आज की चर्चा यहीं तक। इसके अलावा जो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिए हैं यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट पे, उसका लिंक भी मैं इस पे साझा कर दूंगा। तो उसको समझने के लिए, चकबंदी अधिनियम को और धारा 49 को समझने के लिए पूरी तरह से चकबंदी अधिनियम को भी समझना आवश्यक है। नमस्कार।